सवाल कहता है अगर a अनुपात b बराबर 2:3 हो, b अनुपात c बराबर 2:5 हो तो हमको a b c का बनाना है। तो आइए इसको देखते हैं। a अनुपात b अनुपात c, तो इसको बनाने के लिए हमको बहुत अच्छा उपाय है। a अनुपात b दिया हुआ है मेरा 2:3 और b अनुपात c दिया हुआ है मेरा 2:5। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे, इसका इससे करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 अनुपात, ये दोनों सीधा होगा तो 3 दूना 6 अनुपात, और ये इससे गुना हो जाएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो हमारा ए बी सी का अनुपात कितना आ जाएगा 4:6:15। यही मेरा उत्तर हो गया। अगला सवाल कहता है a बराबर 2b और a बराबर 3c और a बराबर 4d है, तो हमको ए बी सी डी का बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखा हुआ है a बराबर 2b, a बराबर 3c और a बराबर 4d। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का हमको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब देखना है जब इन तीनों का एलसीएम हमको 12 आ गया, एलसीएम 12 आ गया, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना 6 गुना, ये इसका कितना गुना है 3 चौक 12 4 गुना, और ये इसका कितना गुना है 4 तिया 12 3 गुना। तो हमको यहाँ से a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान आ जाएगा। a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 12 क्योंकि सबसे बड़ा है, एलसीएम जो होता है वही हो जाता है a का मान। b कितना हो जाएगा, b 4 गुना है, a बराबर 2b है, सॉरी a बराबर 2b है, तो b 2 से 12 में भागा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 6। और c कितना हो जाएगा, c 4 गुना है, तो c 12 में 3 से भागा हो जाएगा, तो 3 चौक 12 4 हो जाएगा। और d कितना हो जाएगा 3 गुना है, तो 4 से भागा हो जाएगा 12 में, 4 तिया 12। तो इधर का मेरा जो आया यही b का मान आया, ये वाला b का मान, c का मान और d का मान, इसको हम अच्छे से यहाँ पर आपको बता दिए। तो ये हमारा 12:6:4:3 हमारा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का उत्तर आया। अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल कहता है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो हमको ए बी सी का अनुपात बताना है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हमको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। a बराबर हो जाएगा, जो नीचे होता है वही इसका मान हो जाता है। a अनुपात b अनुपात c का मान इसमें सीधा हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा अनुपात, b का मान हो जाएगा 3 अनुपात, c का मान हो जाएगा 4। तो यही मेरा पहले का 3 का पहला का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। 3 का दूसरा सवाल कहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो हमको a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। तो यहाँ पर क्या है 2a बराबर 3b बराबर 4c है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हमको a का मान ज्ञात करने के लिए a का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों का गुना होगा, इन दोनों का गुना करेंगे तो a का मान आएगा। b का मान निकालने के लिए हमको इन दोनों का गुना करना पड़ेगा, तो ये b का मान आएगा। और हमको c का मान निकालने के लिए इन दोनों का गुना करेंगे तो c का मान आएगा। तो यहाँ पर हमको a अनुपात b अनुपात c का मान हमको ज्ञात करना है।
तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4 और 3 का गुना, तो 4 तिया 12 अनुपात बी का मान कितना हो जाएगा, जिसका मान निकालना है उसको छोड़ देना, बाकी दोनों को गुना करना है आपस में। तो बी का मान निकालने के लिए कितना होगा, 4 दूना 8 अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 अनुपात। अब देखना है ये कटेगा तो ये कितना होगा, ये जब कटेगा 2 से कट रहा है, तो 2 से जब कट रहा है तो हमको काटना है 6 अनुपात 2 से 8 भी कटेगा, 4 अनुपात और 2 से 6 भी कटेगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब तो ये नहीं कटेगा, तो यही मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा। तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा, ये वाला मेरा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है ए प्लस बी अनुपात सी बराबर है 3 अनुपात 1 और बी प्लस सी अनुपात ए बराबर है 7 अनुपात 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का हमको मान बताना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें हमको देखना है ए प्लस बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 3 अनुपात 1। ए प्लस बी अनुपात सी बराबर मेरा दिया हुआ है 3 अनुपात 1 और बी प्लस सी अनुपात ए का मान दिया हुआ है मेरा 7 अनुपात 3। तो अब देखना है यहाँ भी ए प्लस बी अनुपात सी है और यहाँ पर भी बी प्लस सी अनुपात ए है। तो अब देखना है तीनों यहाँ पर भी है और तीनों यहाँ पर भी है, ए बी सी, पर इसका टोटल अनुपातिक योग जो है वो यहाँ पर केवल 4 है और यहाँ पर अनुपातिक योग 10 है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अनुपातिक योग को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या होगा, इन दोनों का हम दोनों एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो अब हमको देखना है 20, ये ए प्लस बी अनुपात सी कितना गुना है, 5 गुना है, और ये कितना गुना है, ये 2 गुना है। तो अब देखना है यहाँ पर ए प्लस बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे। तो अब हमको देखना है जिसका अकेले में दिया हुआ है, सबसे पहले हमको उसका ही मान निकालना है। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी अनुपात सी अकेले में दिया हुआ है और उसी तरह बी प्लस सी अनुपात ए अकेले में दिया हुआ है, तो हमको सबसे आसान होता है अकेले वाले का निकालना। तो सबसे पहले हम सी का निकालेंगे। सी कितना गुना है, यहाँ पर 5 गुना है और सी का मान कितना है, 1 गुना दिया हुआ है अनुपात में। तो इस 5 का इससे गुना हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह ए यहाँ पर अकेले में दिया हुआ है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 3 है और यहाँ पर 2 गुना है, तो ए का मान हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखना दोनों तरफ मेरा ए भी निकल गया है और कुल मेरा होता है एलसीएम, ये मेरा कुल होता है। जब कुल मेरा 20 है और ए और सी का मान निकल गया है, तो ए और सी का मान को हम जब कुल में घटा देंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो कुल मेरा 20 है और ए और सी का अगर योग करते हैं अनुपात का, तो 6 5 11 हो जाता है। तो 20 में 11 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में 11 घटाएंगे तो बी का मान भी हमको आ जाएगा 9। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 6 अनुपात 9 अनुपात 5। अब तो ये कटेगा नहीं, तो यही मेरा दोस्त उत्तर हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल कहता है ए तथा बी के वेतन का अनुपात 5 अनुपात 6 है तथा उसके खर्चों का अनुपात 2 अनुपात 3 है और वे दोनों क्रमशः 1300 रुपये व 900 रुपये की बचत करते हैं, तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। दोस्त ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इन सवालों को मैं कई तरीक़ों से बता सकता हूँ। पहले मैं बेसिक बताऊँगा, फिर उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊँगा। तो बेसिक क्या कहता है, अगर हम लोग
आय में अगर व्यय को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर बचत होगा। तो उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6। 5 ए का हो गया और 6 बी का हो गया। तो अनुपात में दिया हुआ तो 5x हम लोग मान लेते हैं और इसका 6x मान लेते हैं। इसमें से व्यय का भी अनुपात, खर्चों के भी अनुपात दिया हुआ 2:3। तो ए का व्यय कितना है, व्यय को हम लोग y मान लेते हैं 2, और बी का कितना है 3 में है अनुपात में, तो व्यय को हम लोग y मान लेते हैं 2y और 3y। अब इन दोनों के बचत भी दिया हुआ है, बचत कितना है 1300 रुपये, और वो बी का दिया हुआ है 900 रुपये, बराबर 900 रुपये। तो हमको ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। जब हम इन दोनों को बनाएंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा, परंतु हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, परीक्षाओं में उतना समय नहीं होता है, तो हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक, तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, या हम लोग बचत से बनाएं या हम लोग आय से बनाएं। तो हम लोग आय से बनाते हैं। तो आय को हम लोग पकड़ते हैं। आय कितना है, आय मेरा ए का दिया हुआ है 5x। इसमें से अगर हम आय में से बचत को घटा देंगे 1300 रुपये को, तो मेरा कितना आ जाएगा, आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय आ जाएगा, उसका अनुपात दिया हुआ। उसी तरह बी का कितना है, बी का 6x मेरा है आय, उसमें से हम लोग इसके बचत 900 रुपये जो बचत करता है उसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, आय में से व्यय को, बचत को घटा दिए तो हमारा व्यय का अनुपात आ जाएगा। और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, व्यय का अनुपात 2:3 है, तो 2/3 हो जाएगा मेरा व्यय का अनुपात। तो अब इसको हम लोग बड़ी ही आसानी से सरल कर लेंगे समीकरण को। तो क्या करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा, 15x घटा 13×3 = 3900 हो जाएगा। 3900 बराबर, ये उधर गुना होगा तो 6×2 = 12x हो जाएगा। 12x घटा 9×2 = 1800 हो जाएगा, 1800। तो अब हमको देखना है ये 12x अगर 15x में आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर आएगा 12x तो अपना घटेगा, क्योंकि इसका जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15x में 12x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x। अब 3x मेरा यहाँ पर हो गया। उसी तरह इस इधर 3900 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 1800 इधर ऑलरेडी माइनस में है, तो ये जब 3900 प्लस में रहेगा और उसमें से 1800 को हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3900 में 1800 घटाएंगे तो 2100 बचेगा, 2100 मेरा। तो 3x बराबर 2100 आ गया। तो अब हम लोग x का भी मान निकाल सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 से 2100 में भाग दे देंगे तो x बराबर 700 मेरा आ जाएगा। तो हमको क्या कहता है, दोनों की आय ज्ञात करना है, तो हम a का भी और b का भी निकाल सकते हैं। यहाँ से a का आय कितना दिया हुआ है, a के आय का अनुपात, वेतन का अनुपात दिया हुआ है, वेतन का अनुपात है 5:6। a का 5 है और b का 6 है, तो वेतन का ही अनुपात, वेतन को ही हम लोग आय कहते हैं। तो जब x का मान हमको निकल गया और यहाँ पर 5x और 6x हमारा आय का अनुपात दिया हुआ है, तो 5 और 6 गुना x का मान रख देते हैं 700। तो 700 यहाँ भी रख दिए और 700 यहाँ पर भी रख दिए, तो इससे हमको कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, a का जो आय है वो आ जाएगा 7×5 = 3500। और उसी तरह b का भी हमको आय आ जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। b का आय कितना हो जाएगा, 4200 रुपये। तो यही मेरा उत्तर हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। सवाल कहता है, पृथ्वी पर जमीन व समुद्र का अनुपात 1:2 है,
और दक्षिणी ध्रुव में जमीन व समुद्र का अनुपात दिया हुआ है मेरा 2:3। तो उत्तरी ध्रुव में जमीन व समुद्र का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्त ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, फिर भी बच्चे इसका सही से आंसर नहीं दे पाते हैं। क्यों? उसका कारण है। तो पहले हम लोग बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। मेरा जमीन व समुद्र का अनुपात दिया हुआ, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, पूरा गोल है। इसमें से समुद्र व जमीन का अनुपात दिया हुआ, पृथ्वी पर जमीन है और समुद्र है। इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? जमीन 1 में है और समुद्र 2 में है। और ध्रुव में पृथ्वी है तो ये 2 ध्रुव में होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मान लेते हैं ये पृथ्वी है तो 2 ध्रुव बना लेते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव है और ये हो गया मेरा दक्षिणी ध्रुव। तो मेरा क्या है, दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी और समुद्र का अनुपात दिया हुआ है। ये मान लेते हैं पृथ्वी और ये मान लेते हैं समुद्र। दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी और समुद्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। तो हमको उत्तरी ध्रुव में बताना है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जमीन व समुद्र का जो अनुपात है उसके गुणज में हम लोग कोई ऐसी संख्या लेंगे जो कटाने में बहुत ही आसान हो। जमीन व समुद्र का जो अनुपात दिया हुआ है इसके योग का गुणज में हमको कुछ भी मान लेना है, एलसीएम नहीं है, ये कुछ भी मान लेना है, हमको कुल मान लेना है। जैसे 30 ही मान लिए, यहाँ पर हम लोग 3 भी मान सकते थे। ये 30 ना मान के ये हम लोग 3 भी मान सकते थे, परंतु अगर हम लोग 3 मानेंगे तो कटाने में बहुत ही बाद में दिक्कत होगी। तो 30 मान लेते हैं तो ज़मीन कितना हो जाएगा, 1:2 में दिया हुआ है तो मान लेते हैं 30। तो मान लेते हैं यहाँ पर 3 बराबर अगर 30 हो गया तो ज़मीन का हमको कितना हो जाएगा, 1:10 हो जाएगा। उसी तरह समुद्र का हम लोगों को निकालने में आसानी होगी, इसलिए हम लोग कुछ ऐसा मल्टीपल मान लेते हैं इसका जो कि कटाने में आसान हो। तो ज़मीन मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कुल मेरे अनुपात का योग है 3 और इसके गुणज में हम लोग कुल मान लेते हैं 30। तो जब कुल मान लिए तो अनुपातिक योग 3:30 है तो 1:10 हो जाएगा। और ज़मीन 1 में दिया हुआ तो ज़मीन क्या हो जाएगा, ज़मीन मेरा 10 हो जाएगा। और मेरा समुद्र का 2 में दिया हुआ तो समुद्र कितना हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा मेरा 20। समझ रहे हैं दोस्त? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहीं पर जो समझना है यहीं पर समझना है। ज़मीन व समुद्र का अनुपात दिया हुआ है, इन दोनों के अनुपात के योग का हमको कुछ ऐसा गुणज लेना है जो कि कटने में बहुत ही आसान हो। हम लोग यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसके गुणज का, 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, परंतु वो कटाने में हमको दिक्कत होगी। तो हम लोग 30 मान लिए। 30 जब मान लिए तो अनुपातिक योग 1 और 2 3:30 हुआ तो 1:10 हुआ। और ज़मीन मेरा 1 में दिया हुआ तो ऑलरेडी 10 हो जाएगा ज़मीन। और उसी तरह समुद्र 2 में दिया हुआ है तो कुल मेरा 30 है तो समुद्र मेरा 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखना सवाल में, पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी व समुद्र का अनुपात दिया हुआ है तो हमको उत्तरी ध्रुव में पृथ्वी व समुद्र का अनुपात बताना है। तो हमको यहाँ देखना है, जब 2 ध्रुव है तो ध्रुव आपस में बराबर बराबर में बटा होगा। और मेरा जमीन व समुद्र का अनुपात पृथ्वी पर टोटल है 3 और उसका मान 30 हम लोग माने हैं। तो ये बढ़ जाएगा, ये 30 बढ़ जाएगा किस में, हाफ हाफ में। 15 उत्तरी ध्रुव में हो जाएगा और 15 दक्षिणी ध्रुव में हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में 15-15 अनुपात 15-15 में बढ़ गया। तो अब हमको देखना है, ये टोटल 15 है दक्षिणी ध्रुव में और अनुपातिक योग है इन दोनों का 5। तो 5 बराबर जब 15 हो गया
तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमको पृथ्वी का पता चल जाएगा और समुद्र का पता चल जाएगा किस पर, दक्षिणी ध्रुव में। तो दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी और वो समुद्र कितना हो जाएगा, समुद्र का हमको हो जाएगा 1:3 है, तो पृथ्वी 2 अनुपात में है, तो पृथ्वी कितना हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा 3 दूना 6, पृथ्वी हो जाएगा मेरा 6। और उसी तरह समुद्र कितना हो जाएगा, 1:3 है, तो 3:3 गुना 3, तो समुद्र मेरा 9 हो जाएगा। किस पर, ये आया है मेरा दक्षिणी ध्रुव में। उसी तरह उत्तरी ध्रुव में हमको देखना है। उत्तरी ध्रुव जब मेरा यहाँ से हमको ये पता चल गया, जब दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी व समुद्र का हमको मालूम चल गया और पृथ्वी पर जमीन व समुद्र का टोटल दिया हुआ है, कुल जमीन है पृथ्वी पर कुल 10 और दक्षिणी ध्रुव में मेरा पृथ्वी जो है जमीन वो 6 आ गया, तो उत्तरी ध्रुव में कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, टोटल 10 है और उसमें से 6 मेरा दक्षिणी ध्रुव में है, तो उत्तरी ध्रुव में 4 हो जाएगा अनुपात। अब समुद्र मेरा पृथ्वी पर 20 है कुल और मेरा दक्षिणी ध्रुव पर 9 है, तो वो स्वाभाविक है, जब कुल 20 है और दक्षिणी ध्रुव में 9 है तो मेरा उत्तरी ध्रुव में 20 में से 9 घटा देंगे तो जो आएगा वो मेरा उत्तरी ध्रुव में हो जाएगा। तो 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 मेरा उत्तरी ध्रुव में आ जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव में जमीन वो समुद्र का अनुपात जो है उत्तरी ध्रुव में कितना हो जाएगा, 4:11। यही मेरा उत्तर हुआ। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल कहता है ए, बी तथा सी के खर्चों का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है और उसका बचत क्रमशः 20%, 25% और 40% है। अगर उन तीनों की कुल आय 1,53,000 है तो ए की आय ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा देखना होगा कि उसके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है और बचत का प्रतिशत में दिया हुआ है। तो प्रतिशत में बचत है तो उसको हम लोग अनुपात में लाएंगे, क्योंकि उन सभी के खर्चों का अनुपात दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से क्या होगा, ए है, ए अनुपात बी अनुपात सी है दिया हुआ है, इसका क्या है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है। खर्च का अनुपात कितना है, 16:12:9 और उसका बचत जो है वह प्रतिशत में दिया हुआ है। बचत कितना है, ए का 20%, बी का 25% और सी का 40%। तो अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ देखना है 20% दिया हुआ, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5, 1/5। तो 1/5 हम लोग 20% को लिखते हैं, तो नीचे वाला मेरा क्या हो जाता है, नीचे वाला मेरा कुल हो जाता है। तो यानी कि ये मेरा आय हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला आय हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ऊपर वाला हो जाएगा बचत, ऊपर वाला मेरा बचत हो जाएगा। ये एक जो है ये मेरा बचत हो जाएगा। तो एक मेरा आय यहाँ से पता चल रहा है 5 है और उसमें से बचत हम लोग 1 कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 1 और 5 का कितना हो गया, 4, क्योंकि 1 अनुपात हम लोग बचत कर रहे हैं और कुल मेरी आय है 5 अनुपात में, क्योंकि 5 अनुपात मेरी कुल आय है, उसमें से 1 अनुपात बचत कर रहे हैं, तो यहाँ से स्वाभाविक है कि 4 अनुपात हम लोग खर्च कर रहे हैं और 4 अनुपात का मान यहाँ खर्च में दिया हुआ है 16 गुना। तो इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर 4 है और 4 अनुपात जो है ये मेरा खर्च है और यहाँ पर 4 अनुपात का मान दिया हुआ है 16 गुना। तो ये कितना गुना है, 4 गुना है। तो जब ये 4 गुना है और
मेरा जो खर्च है वो अनुपात में 4 है, तो इसके जब 4 गुना है तो ये भी मेरा आय 4 गुना हो जाएगा। आय मेरा दिया हुआ है अनुपात में 5, और जब ये 4 अनुपात में खर्च है और ये जो यहाँ पर दिया हुआ 16 अनुपात में, तो 4 गुना है, तो यहाँ पर भी मेरा गुना हो जाएगा इस 4 से, ये 4 गुना से। तो आय मेरा, बचत मेरा ए का कितना हो जाएगा, ए का बचत हो जाएगा 5 का 20 अनुपात। उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे 25% को कितना हम लोग लिख सकते हैं, 1/4। 1/4 हम लोग 25% को लिख सकते हैं। मेरा आय है 4 और एक मेरा बचत कर रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 3। इन दोनों का अंतर मेरा हो गया 3। और यहाँ पर दिया हुआ अनुपात में इसका खर्च, यहाँ पर अंतर जो आया यही मेरा खर्च हो गया, और यहाँ पर खर्च का अनुपात में दिया हुआ 12, तो ये कितना गुना है, ये इसका 4 गुना है। जब ये 4 गुना है तो स्वाभाविक है कि ये भी 4 गुना होगा, क्योंकि आय मेरा जब खर्च का अनुपात में 4 गुना है तो मेरा आय भी 4 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 चूक 16, बी का बचत, बी का जो आय है वो 16 हो जाएगा। उसी तरह सी का कितना, 40% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2/5। 2/5 जब हम लोग लिख सकते हैं, 2 बचत कर रहा है और कुल आय 5 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 3। और यहाँ पर दिया हुआ है 3, जब इसका खर्च है और यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात में 9, तो कितना गुना, 3 तिहाई 9। जब ये 3 गुना है तो ये भी आय भी मेरा 3 गुना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा मेरा, 5 तिया 15 हो जाएगा मेरा सी का बचत, सी का आय। तो आय हमको मालूम चल गया, खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है, और मेरा कुल आय दिया हुआ 1,53,000, 1,53,000 कुल आय दिया हुआ है, और मेरा आय का अनुपात हमको मालूम चल गया। तो कुल अनुपात को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ए और बी और सी के कुल अनुपात को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 10, 30, 36, 10, 46, 5, 51। 51 अनुपात बराबर दिया हुआ मेरा कुल आय दिया हुआ कितना, 1,53,000 रुपये। तो यहाँ से हमको 1 अनुपात बराबर मालूम चल जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 51 अनुपात बराबर 1,53,000 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3,000। तो हमको क्या बताना है, ए की आय ज्ञात करनी है। तो ए की आय ज्ञात करने, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए का अनुपात में 20 अनुपात दिया हुआ, यहाँ पर 20 अनुपात में दिया हुआ है, तो 20 गुना 3,000 कर देंगे। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, 3 दूना 6, यानी कि 3 दूना 6 और 4 गो 0, तो 60,000 रुपये ये मेरा जो आया, ये ए की आय आ गई। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। सवाल कहता है, किसी बर्तन में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 3:1 है, और उस बर्तन में से मिश्रण का कुछ भाग निकाला गया तथा उतने ही भाग पानी से भर दिया गया, तो उस बर्तन में मिश्रण का अनुपात 1:1 हो गया। तो ज्ञात करें बर्तन में से मिश्रण का कितना भाग निकाला गया। तो दोस्तों, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है, बस केवल अनुपातिक योग को बराबर कर देना है। बर्तन है, उसमें से दूध है और पानी है, और इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:1, और उसमें से कुछ भाग मिश्रण का निकाला गया, और उतनी ही मात्रा हमको पानी से भर देना है। तो मात्रा जब पानी से भर दिए तो मेरा अनुपात जो है वो भी बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद अनुपात मेरा हो जाता है 1:1। जब हम लोग इसमें से जितना हम लोग खाली करते हैं, उतना ही पानी से भर देते हैं। तो जब जितना हम लोग खाली करते हैं उतना ही पानी से भर देते हैं,
तो मेरा अनुपात का योग भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग निकाले हैं उतना पानी से, जितना हम लोग मिश्रण निकाले उतना केवल पानी से भर दिए, तो हमारा जो वजन जो है वो तो बराबर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा दूध और पानी का अनुपात का योग हो जा रहा है 4 और यहाँ पर है 2। तो हम लोगों को क्या करना है ऐसे सवाल में, केवल अनुपात का योग बराबर करना है। तो योग बराबर करना है इस अनुपात में, तो यहाँ पर 1:1 है, तो इसको हम लोग 2:2 भी लिख सकते हैं। 2:2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मात्रा भी मेरी बराबर हो गई। मात्रा कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गया। तो हम लोगों को यहाँ देखना है कमी किस में हो रही है। कमी दूध में हो रही है, कितने अनुपात की, 1 अनुपात की, और कितना में से, 3 में से। तो 1/3 जो है यही बर्तन में से मिश्रण का भाग हमारा निकाला गया। तो 1/3 जो है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों सवाल कहता है समान आकार के 3 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 3:1, 2:3 व 3:7 है। अगर तीनों बर्तन के मिश्रण को एक बर्तन में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। बर्तन है, उसमें से दूध है और पानी है। बर्तन ए में मान लेते हैं, बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। बर्तन बी में उसी तरह दूध व पानी का अनुपात 2:3 है। और बर्तन सी में मान लेते हैं उसी तरह दूध व पानी का अनुपात 3:7 है। तो ऐसे सवाल में हम लोगों को देखना है जब बर्तन का आकार समान है तो उसके अनुपात का योग भी समान होना चाहिए, क्योंकि जब आकार समान है तो दूध और पानी कुल जो है वो बराबर बराबर होगी। परंतु यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर इन दोनों का योग हो जा रहा है 4, इन दोनों का योग हो जा रहा है बर्तन बी में 5 और बर्तन सी में हो जाएगा रहा है 10। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधा सा एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेना है 4, 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 20। तो 20 ले लेंगे तो ये जो है कितना गुना है, ये जो है ये 4 गुना है, 5 गुना है, 4 × 5 = 20। तो बर्तन ए में हमको दूध और पानी कितना हो जाएगा, जब ये 5 गुना है तो दूध और पानी बर्तन ए में कितना हो जाएगा, बर्तन ए में हो जाएगा 5 × 15 और बर्तन बी में कितना हो जाएगा 5। और उसी तरह बर्तन बी में ये कितना गुना है 5 का 4 गुना। तो बर्तन बी में दूध हो जाएगा 4 दूना 8 और पानी हो जाएगा 4 × 12। उसी तरह बर्तन सी में ये कितना गुना है 2 गुना। तो बर्तन सी में दूध हो जाएगा 6 और पानी हो जाएगा 7 दूना 14। तो हमको इन दोनों को केवल जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14 और 15 = 29। और अनुपात जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 12, 26, 5, 31। तो जो हमारा ये आया यही मेरा 29:31 जो है यही मेरा उत्तर हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। सवाल कहता है ए तथा बी के वेतन का अनुपात 2:3 है। अगर उन दोनों के वेतन में 12,000 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो उसका अनुपात 40:57 हो जाता है। तो दोनों का वेतन ज्ञात करें। तो देखते हैं हम लोग, ए है और बी है, उन दोनों के वेतन का अनुपात 2:3 है और इसमें से हम लोग प्लस 12,000 की वृद्धि दोनों में कर देते हैं, दोनों के वेतन में। तो नया अनुपात हो जाता है 40:57। तो हम लोगों को देखना है पहले अनुपातिक जो अंतर है वो समान है कि नहीं, ये देखना है। यहाँ पर अनुपातिक अंतर 40 और 57 का 17 है और यहाँ पर अनुपातिक अंतर 2 और 3 का 1 है। तो हमको सबसे पहले अनुपातिक अंतर से को बराबर करना है। तो इसमें से अगर हम लोग इस 17 से गुना कर देंगे
और इसमें से हम लोग यहाँ पर अनुपातिक अंतर 1 है, इससे अगर हम लोग गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 1 से गुना करें चाहे नहीं करें, बात बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर 17 से कर देते हैं, 17 दूना 34 हो जाएगा ए का। उसी तरह बी का हो जाएगा 17 या 51। अब देखते हैं, बराबर हो गया। 34 से यहाँ पर 40 हो रहा है और यहाँ पर 51 से 57 हो रहा है। तो 51 से 57 प्लस 6 यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ पर 34 से 40 प्लस 6 यहाँ पर भी बढ़ रहा है। 6 जब अनुपात में बढ़ रहा है तो रुपए में कितना बढ़ रहा है? 12,000 रुपये। 6 बराबर 12,000 रुपये, तो 1 बराबर 2,000 रुपये। जब 1 बराबर 2,000 रुपये है तो हमको बताना है कि दोनों का वेतन। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? ए का वेतन का अनुपात दिया हुआ है 34, तो ए बराबर 34 गुना 1 अनुपात का मान हमको 2,000 है। तो हमको कितना हो जाएगा? 34 दूना 68,000 रुपये ए का आ गया। उसी तरह हम लोग बी का कर लेंगे। बी का दिया हुआ है 51 गुना 2,000, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? हम लोगों का हो जाएगा 51 दूना 1,02,000 रुपये। ये हम लोगों को मान आ गया बी के वेतन का। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। सवाल कहता है, रवि तथा सतीश के आयु का अंतर 14 वर्ष है। 7 वर्ष पहले उन दोनों के आयु का अनुपात 5:7 था। तो सतीश की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं, रवि है और सतीश है। इन दोनों के आयु का अंतर 14 वर्ष है और 7 वर्ष पहले उन दोनों के आयु का अनुपात 5:7 था। ये 7 वर्ष पहले था। 7 वर्ष पहले। तो हमको देखना है अनुपात 7 वर्ष पहले 5:7 है और आयु का अंतर दिया हुआ है 14 वर्ष। तो 2 अनुपात बराबर 14 वर्ष है, क्योंकि आयु के अनुपात का जो अंतर है वही मेरे ओरिजिनल जो है आयु का अंतर के बराबर हो जाएगा। तो अनुपात में अंतर है 2 और आयु में अंतर है 14 वर्ष। और 2 अनुपात बराबर 14 हुआ तो 1 अनुपात बराबर 7 वर्ष होगा। तो हमको 7 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, तो हमको क्या बताना है? सतीश की वर्तमान आयु बताना है। तो सतीश का अगर हमको सतीश का 7 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है 7 में और 1 अनुपात बराबर 7 है, तो सतीश का 7 साल पहले कितना हो जाएगा? 7 गुना 7 49 वर्ष। ये 7 साल पहले का आ गया। इसमें से अगर हम लोग 49 में से 7 साल और जोड़ दें, क्योंकि ये 7 वर्ष पहले का है, तो ये हमारा जो हो गया 49 + 7 56 वर्ष जो है, ये हमारी सतीश का जो है वर्तमान आयु हमको ज्ञात हो गया। तो 56 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों सवाल कहता है, 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी का आयु मेरे आयु का 8 गुना था और अभी से 8 साल बाद अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो वर्तमान समय में से 8 साल पहले उन दोनों के आयु का अनुपात क्या था? तो दोस्तों ये बहुत ही कैलकुलेटिव प्रश्न है। ये अक्सर अब रेलवे में पूछी जा रही है इस तरह के प्रश्न। तो हमको देखना है 16 वर्ष पहले दादाजी और मेरी जो है आयु का अनुपात कितना है? मेरी आयु का अनुपात आयु का 8 गुना था, दादाजी 8 गुना होगा, तो मेरी आयु 1 गुनी होगी। 8 गुना मतलब कितना? मेरे आयु का 8 गुना दादाजी होगा, तो हम 1 गुने होंगे। और अभी से 8 साल बाद अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो ये 16 वर्ष पहले है, तो 16 वर्ष पहले मान लेते हैं इसको, 8:1 है। और ये हो गया अभी का, ये हो गया अभी, और अभी से यानी कि प्रेजेंट से
8 साल बाद जो है, 8 साल बाद ये 16 प्लस हो गया और ये 8 प्लस हो गया। 8 वर्ष बाद अनुपात जो है ये 3:1 हो जाएगा, 3:1। तो हमको बताना है कि अभी से यानी प्रेजेंट से 8 साल पहले उन दोनों के आयु का अनुपात क्या था। तो यहाँ पर हमको देखना है कि दादाजी और मेरी आयु का अनुपात 16 वर्ष पहले था और अभी से 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुपातिक अंतर हमको देखना है। यहाँ अनुपातिक अंतर कितना है, 2 है, और यहाँ पर अनुपातिक अंतर 7 है। तो हमको पहले अनुपातिक अंतर जो दिया हुआ है इसको, अनुपात को बराबर करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे और इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे, इसको हम लोग इस 7 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 दादाजी हो जाएगा और मेरी आयु हो जाएगी 2 अनुपात में। उसी तरह यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग गुना किए हैं ये 7 से, तो 7 या 21 हो जाएगा दादाजी और हम हो जाएंगे 7 में, क्योंकि 7 का 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखते हैं ये बराबर में बढ़ रहा है कि नहीं। 2 से 5, 2 से 7 हो रहा है +5 और 16 से 21 हो रहा है तो +5। अब मेरा बराबर हो गया। तो जब 5 अनुपात में बढ़ रहा है इन दोनों के का जो अंतर है, प्रेजेंट से 16 साल पहले और प्रेजेंट से 8 साल बाद का अंतर कितना है, अनुपात में 5 अनुपात 5 बराबर, और वर्ष में कितना हो गया, 16 वर्ष में यहाँ पर है और 8 वर्ष बाद तक का है। तो 16 8 24 वर्ष हो गया। तो 24, 5 अनुपात बराबर 24, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 24/5। ये हमारा 1 अनुपात का मान आ गया। तो दोस्तों इस सवाल को हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना पड़ रहा है। तो हमको यहाँ से पता चल गया क्या, यहाँ से 1 अनुपात का मान पता चल गया। तो 8 साल पहले अंतर बताना है प्रेजेंट से, यानी कि अभी से 8 साल पहले इन दोनों के अनुपात का, इन दोनों के आयु के अनुपात को हमको बताना है। तो जब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 16 वर्ष पहले का। 16 वर्ष पहले जो है दादाजी और मेरी आयु जो है, इसमें से 16 और में गुना कर देंगे। 1 अनुपात का मान दिया हुआ कितना, 24/5। तो ये हमारे दादाजी और मेरी आयु का अनुपात 16 वर्ष पहले का आ जाएगा। इसमें से हम लोग +8 साल ज्ञात कर देंगे, क्योंकि ये 16 वर्ष पहले का अभी से, और हमको अभी से 8 वर्ष पहले का अनुपात बताना है। इसमें हम लोग 8 साल जोड़ देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि अभी से 8 साल पहले का अनुपात। उसी तरह यहाँ पर 16 वर्ष पहले का जो है वो अनुपात में 2 है, तो 2 गुना 1 अनुपात का मान दिया हुआ है 24/5। तो इसमें भी हम लोग 8 साल और जोड़ देंगे, क्योंकि ये 16 वर्ष पहले का है और उसमें से 8 साल जोड़ देंगे तो अभी से 8 वर्ष पहले का हमको मालूम चल जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को कटा देना है। तो इन दोनों को कटाने का भी हम लोगों को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसको हम लोग कटाते हैं, इस 8 को एक बार में कटाते हैं और इस 24 को 8 तिया 24 3 बार में, तो 16 तिया 48 और ये 5 जुड़ जाएगा, 48 5 53 हो जाएगा। 16 तिया 48 5 53। उसी तरह 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 दूना 6, 5 11, 11 3 दूना 6, 5 11 हो जाएगा। तो 53/5 और 11/5 यहाँ पर। तो 5 हम लोग लिखें चाहे नहीं लिखें, तो ये 53:11 जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल।
दोस्तों सवाल कहता है रमन की आयु उसके पुत्री की आयु का 3 गुना है तथा अपने माता की आयु का 9/13 है। अगर उन तीनों के आयु का योग 125 वर्ष है तो उनके माता तथा उसके पुत्री की आयु का अंतर ज्ञात करें। तो मान लेते हैं हम लोग रमन है, उसकी पुत्री है और रमन की माता है। तो रमन की आयु उसके पुत्री की आयु का 3 गुना है तथा उसके माता की आयु का 9/13 है। तो रमन 9 है तो उसकी माता 13 है अनुपात में। और कहता है रमन की आयु उसके पुत्री की आयु का 3 गुना है। तो पुत्री की आयु का 3 गुना है, रमन 9 है तो पुत्री 3 गुना कम हो जाएगा, यानी पुत्री हो जाएगी 3। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला हम डायरेक्ट ले लिए हैं। अगर हम लोग मानते हैं रमन 3 तो पुत्री 1 हो जाती, तो रमन जब 9 है तो पुत्री 3 हो जाएगी। तो अब देखना है कि इन तीनों के आयु का जो योग है वो दिया हुआ मेरा 125 वर्ष। तो 9:3:13 हो गया हमारा माता का, और इन तीनों के आयु का योग जो है वो 125 वर्ष है। तो 13, 3, 16 और 9 25, 25 बराबर 125 वर्ष हो गया। तो 1 बराबर 25 पंचे 125। अब देखना है कि कहता है कि उसके पुत्री की आयु और उसके माता की आयु का अंतर हमको बताना है। तो पुत्री और माता की आयु का अंतर यानी अनुपातिक अंतर बराबर हमारे आयु का अंतर हो जाएगा। तो इन दोनों के अनुपात का अंतर कितना है? तो 10। तो 10 अनुपात का अंतर है और 1 अनुपात का मान 5 वर्ष है। तो 10 गुना 5 बराबर 50 वर्ष उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। सवाल कहता है ए तथा बी के वेतन का अनुपात 3:5 है। अगर ए की सैलरी को 25% तथा बी की सैलरी में 5,000 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात 27:40 हो जाता है। तो दोनों के शुरुआती वेतन का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल नहीं है। बच्चे आसान सवाल को खोजते हैं और जो एक परीक्षाओं में पूछी जाती है उसको देख के भाग जाते हैं। तो आपको भागना नहीं है, सीखना है, क्योंकि आप हमेशा आसान सवाल पढ़ेंगे तो वो परीक्षाओं में काम नहीं देती है। इसको हम लोग बनाते हैं। ए है और बी है, उसके वेतन में का अनुपात 3:5 है और ए की सैलरी में 25% की वृद्धि दी जाती है। तो ए है मेरा 3, तो मान लेते हैं वेतन का अनुपात 3x है। 3x में ए की सैलरी में वृद्धि कर दी जाती है 25% की। तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 25% की वृद्धि होती है तो 125/100 हो जाएगा। तो यानी कि 5/4 हो जाएगा। 5/4 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 25% को 1/5 1/4 हम लोग लिख सकते हैं। तो 25% की वृद्धि हो जाती है। तो 4 में से 25% की वृद्धि हो गई थी, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा बटा। उसी तरह बी जो है, बी की सैलरी का अनुपात कितना है? बी के वेतन का अनुपात 5 है। 5x प्लस उसमें से 5,000 रुपये की वृद्धि कर दी जा रही है। तो 5,000 तो बराबर हो जा रहा है कितना? मेरा अनुपात हो जा रहा है 27:40। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों को कटाना है। इस 4 को हम लोग इससे कटाएंगे, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कट गया। अब देखते हैं ये 5 एकम 5 यानी कि, और ये 5 1000 में 1000 गुना 5 5, और ये 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। तो अब ये कितना हो जाएगा? और इसको ऊपर में कटाते हैं, ये 3 और ये 9 × 27। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5x बाय ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1000 बराबर 9/2 हो जाएगा मेरा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 5x गुना 2 10x बराबर ये कितना हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 9000, 9x प्लस 1000 गुना 9000। तो ये 9x जब इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 10x में 9x घट जाएगा तो x हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, x बराबर 9000 हो गया। तो हमको क्या करना है, दोनों के शुरुआती वेतन का औसत ज्ञात करना है। तो दोनों के शुरुआती वेतन का अनुपात दिया हुआ 3:5, तो यही अनुपात का योग जो है उसमें से 2 से हम भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा मेरा 4 गुना 9000 बराबर 9 चौके 36,000। ये उन दोनों के शुरुआती वेतन का औसत हो जाएगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल।